नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक फॉर्मल ऑपरेशनल ब्रीफिंग में उतरने वाले हैं। ये ब्रीफिंग खास तौर पर हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों और पुलिस बल के लिए एक केस स्टडी के रूप में तैयार की गई है। आज हम महाराष्ट्र में एक नाबालिग के साथ हुए बेहद गंभीर अपराध की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक क्रिटिकल सिचुएशन में पुलिस की टैक्टिकल रिस्पॉन्स और त्वरित कानूनी कार्रवाई ने काम किया। देखिए, अकोला का ये मामला महज एक घटना नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पुलिस और समुदाय जब मिलकर काम करते हैं तो न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आइए इस ऑपरेशन की गहराई में चलते हैं। किसी भी ऑपरेशन को समझने से पहले ग्राउंड जीरो को समझना बहुत जरूरी होता है। यह पूरी घटना महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर तालुका में स्थित सावरगांव गांव की है। यही वो जुरिस्डिक्शन है जहां इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब जल्दी से आज के इस ब्रीफिंग एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम इस केस को 5 मुख्य हिस्सों में डिकोड करेंगे। शुरुआती घटनाक्रम, 48 घंटे का वो इंटेंस सर्च ऑपरेशन, अलग अलग एजेंसियों का सपोर्ट, लीगल फ्रेमवर्क और अंत में सबसे अहम चीज, सामुदायिक जागरूकता। तो चलिए सीधे पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, सिचुएशनल ओवरव्यू। एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से यहां विक्टिम की स्थिति और अपराधी के काम करने के तरीके को समझना सबसे अहम है। जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। विक्टिम एक 10 साल की बच्ची है जो एक बेहद गरीब परिवार से आती है। माता पिता मजदूरी करने खेतों में गए हैं और बच्ची घर पर अकेली है। इसी भेद्यता का फायदा उठाया 60 साल के स्थानीय निवासी जगराम गोविंदा आडे ने। इस सस्पेक्ट का मोडस ऑपरेंडी एकदम साफ था, घर में जबरन घुसपैठ करना, बच्ची को डराना धमकाना और सबसे खौफनाक बात, परिवार को जान से मारने की धमकियां देना ताकि उसका यह अपराध हमेशा के लिए छुप जाए। अब यहां एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। सस्पेक्ट की धमकियों की वजह से बच्ची एकदम चुप थी। इसे आप मजबूरन चुप्पी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची की गिरती हुई सेहत और उसके व्यवहार में आए अचानक बदलाव बहुत कुछ कह रहे थे। यही वो नॉन वर्बल इंडिकेटर्स थे जिन्होंने परिवार को अलर्ट कर दिया। जब घरवालों ने प्यार से पूछा तो बच्ची टूट गई और उसने सब सच बता दिया। जांच के शुरुआती दौर में इन संकेतों को पकड़ना ही सबसे क्रिटिकल होता है। और जैसे ही ये सच सामने आया और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई, सिचुएशन तुरंत एक हाई स्टेक टैक्टिकल सर्च ऑपरेशन में बदल गई। आइए देखते हैं ये 48 घंटे कैसे बीते। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 0 आवर शिकायत दर्ज होती है और सस्पेक्ट तुरंत गांव से फरार हो जाता है। अगले 12 घंटों के भीतर सर्च ऑपरेशन गांव से निकलकर घने जंगलों तक फैल जाता है। 24 से 36 घंटे के बीच की स्थिति सोचिए। रात भर का ऑपरेशन, भीषण गर्मी और बेहद दुर्गम रास्ते, लेकिन हमारी पुलिस टीमें डटी रहीं और आखिरकार 48वें घंटे में जंगल में चारों तरफ से घेराबंदी करके सस्पेक्ट को धर दबोचा गया। ये टाइमलाइन पुलिस फोर्स के संकल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर यह ऑपरेशन इतना मुश्किल क्यों था? इसके बड़े स्पष्ट कारण थे। पहली बात, सस्पेक्ट उसी इलाके का था तो उसे जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। और सबसे बड़ी अड़चन, उसके पास कोई मोबाइल फोन ही नहीं था। मतलब डिजिटल ट्रैकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। पुलिस को पूरी तरह से फिजिकल ट्रैकिंग पर निर्भर रहना पड़ा, वो भी चिलचिलाती गर्मी और खतरनाक रास्तों के बीच। जाहिर है, इतनी बड़ी भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियों को अकेले पार करना मुमकिन नहीं था। यहां एंट्री होती है इंटर एजेंसी सपोर्ट की। 105, जी हां, 105 पुलिसकर्मियों की पूरी एक फौज इस सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी के लिए ग्राउंड पर उतार दी गई थी। इससे पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर फोर्स का कितनी तेजी से मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। और ये सपोर्ट सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं था। लोकल क्राइम ब्रांच से लेकर दंगा नियंत्रण पुलिस, जंगलों में सुराग ढूंढने के लिए विशेष डॉग स्क्वाड और आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन टीमों को काम पर लगाया गया। इसके अलावा वन विभाग और सबसे अहम, वहां के लोकल गांव वालों ने जो ग्राउंड सपोर्ट दिया, उसने इस केस को सुलझाने में गेम चेंजर का काम किया। खैर, गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कानून प्रवर्तन का काम यहीं खत्म नहीं होता। असली लड़ाई तो अब अदालत के लिए कागजों पर शुरू होती है, यानी हमारा लीगल फ्रेमवर्क। न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बिना वक्त गंवाए सबसे कड़े कानून लगाए। नाबालिग के खिलाफ यौन उत्पीड़न के चलते तुरंत पॉक्सो एक्ट, POSSCO एक्ट लगाया गया। साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की सख्त धाराएं भी जोड़ी गईं, जिनमें आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकी और जबरन घर में घुसपैठ शामिल है। ये इतना मजबूत कानूनी ढांचा है कि अपराधी का बचना लगभग नामुमकिन है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का रणनीतिक लक्ष्य क्या है? बहुत ही सीधा सा जवाब है, त्वरित न्याय।
पूरी फोकस इस बात पर है कि जांच में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल हो, क्योंकि जब ऐसे जघन्य अपराधों पर जनता में भारी आक्रोश होता है तो उसका एकमात्र जवाब एक तेज और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया ही होती है। हमने पुलिस की सामरिक सफलता और कानूनी पहलुओं को तो समझ लिया, लेकिन अब इस ब्रीफिंग के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सामुदायिक जागरूकता, जो ऐसे अपराधों को जड़ से रोक सकती है। हम सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर समाज और स्थानीय प्रशासन मिलकर ऐसे अपराधों को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जब तक सिस्टम की इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, ऐसे अपराध अंधेरे में पनपते रहेंगे। इसे रोकने के लिए 3 बेहद सीधे कदम उठाने होंगे। बस ये 3 शब्द याद रखिए: ऑब्जर्व, फॉस्टर और रिपोर्ट। पहला, समुदायों को यह सिखाना कि वो बच्चों के व्यवहार में आए बदलावों को ऑब्जर्व करें। दूसरा, एक ऐसा सुरक्षित माहौल फॉस्टर करें जहां पीड़ित बिना डरे अपनी बात कह सके। और तीसरा, गांव के लीडर्स और पुलिस के बीच कम्युनिकेशन का ऐसा सीधा चैनल हो जिससे हर संदिग्ध चीज तुरंत रिपोर्ट हो सके। इस केस स्टडी को हम एक बहुत ही गहरी बात के साथ खत्म करेंगे। त्वरित न्याय सिर्फ पुलिस की सामरिक तैयारी पर नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता पर भी बराबर निर्भर करता है। अकोला का यह मामला एक रिमाइंडर है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार सिर्फ खाकी वर्दी नहीं, बल्कि एक जागरूक और एजुकेटेड समाज भी है। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हमारा समाज अगली बार किसी और को शिकार होने से पहले रोक पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।